नमस्कार, आदाब दोस्तों, आप सभी का वेलकम है आज की क्लास में। आज हम इस क्लास में देखो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट्स को डिस्कस करेंगे। ये हमारी जो यूपीएससी की प्रिपरेशन है और जो स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन है उसके संदर्भ से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट्स को हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 338 में मेंशन किया गया है। जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसको मेंशन किया गया है। इसके लिए जो स्पेसिफिक आर्टिकल है वो 338 है। देखो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ क्या होती हैं और स्टैट्यूटरी बॉडीज़ क्या होती हैं। स्टैट्यूटरी बॉडी वो होती हैं जिनको पार्लियामेंट के या स्टेट लेजिस्लेचर के एक्ट के द्वारा इस्टेब्लिश किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इसको 1992 में इस्टेब्लिश किया गया था पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा। और नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ये सारी जो कमीशन है ये स्टैट्यूटरीज कमीशन है, स्टैट्यूटरीज बॉडीज़ हैं, यानी कि इनको पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा बनाया गया है। स्टैट्यूट का मतलब ही होता है लॉ, स्टैट्यूट का मतलब होता है लॉ। तो अगर कोई भी बॉडी लॉ के द्वारा बनाई जाती है, पार्लियामेंट के लॉ के द्वारा, तो उसको स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं, जैसे ये सारी बॉडीज़ हो गई। और जिनको कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है वो जो बॉडीज़ होती हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती हैं। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट जो है ये अपना एग्जिस्टेंस जो है कॉन्स्टिट्यूशन से ड्राइव करता है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है इसको। पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा अपनी जो पावर है वो ड्राइव नहीं करता है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट जो है वो कैसे इवोल्व होकर के आया उसको देख लेते हैं। देखो जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जब अडॉप्ट हुई 1950 में, 26 जैन 1950 में, उस समय हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 338 है, उसके तहत प्रोविज़न किया गया था कि एक स्पेशल ऑफिसर होंगे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, जिनको कमिश्नर कहा जाएगा। और ये कमिश्नर ही, ये सिंगल कमिश्नर होंगे, एक ही बॉडी, एक ही मेंबर होंगे, एक ही पर्सन होंगे। वो ये जो कमिश्नर होंगे वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की वेलफेयर के लिए, उनकी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और उनकी सेफगार्ड्स के लिए काम करेंगे। हालांकि जब 1978 आया उस समय जो है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ चुकी थी, इस आधार को देखते हुए 1978 में गवर्नमेंट एक रिजोल्यूशन ला करके नॉन स्टैट्यूटरी मल्टी मेंबर कमीशन बनाई, क्योंकि एक मेंबर जो है काम को नहीं देख पा रहे थे। इसलिए 1978 में सेंट्रल गवर्नमेंट रिजोल्यूशन ला करके इसको मल्टी मेंबर कमीशन बनाई और 1987 में इसको रीनेम किया गया और नाम रखा गया नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट्स एंड शेड्यूल ट्राइब्स। ये 1987 के बाद से ये दोनों बॉडी काम कर रही थी। ये जो कमिश्नर थे वो भी काम कर रहे थे और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट्स और शेड्यूल ट्राइब्स ये भी जो है दोनों काम कर रहे थे। हालांकि 1998 में 65th अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, जिसके तहत ये जो दोनों बॉडीज सेपरेटली काम कर रही थी उनको मर्ज करके नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब किया गया। इसको कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया। यहाँ पे जो है देखो 1987 में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया था, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में यही जो कमिश्नर जो थे वो 1990 तक जो है यही फंक्शनिंग करते हुए आ रहे थे। इसलिए
65th अमेंडमेंट एक्ट ला करके नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, इसको मल्टी मेंबर बॉडी बनाई गई। और 2003 में 89th अमेंडमेंट एक्ट ला करके इसको स्प्लिट कर दिया गया, दो भागों में बांट दिया गया इस बॉडी को। एक बॉडी बना नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट्स, जिसको आर्टिकल 338 में मेंशन किया गया, और जो दूसरी बॉडी बनी वो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स बनी, जिसको आर्टिकल 338 ए में मेंशन किया गया। इस स्लाइड से देखो, सिर्फ दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें याद करने की ज़रूरत है। एक जो है 65th अमेंडमेंट एक्ट और दूसरी 89th अमेंडमेंट एक्ट। 65th अमेंडमेंट एक्ट जो है मर्ज कर दिया ये जो कमिश्नर जो थे और ये जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, एक जो बॉडी बनाई गई थी, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, मल्टी मेंबर बॉडी बनाई गई थी, उन दोनों को 1965 में मर्ज कर दिया गया। हालांकि 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 2003 में इसको अलग करके दो अलग अलग बॉडीज़ बनाई गई, एक शेड्यूल कास्ट की प्रोटेक्शन और सेफगार्ड्स के लिए और दूसरी शेड्यूल ट्राइब्स की प्रोटेक्शन और सेफगार्ड्स के लिए अलग अलग बनाई गई, क्योंकि इनका काम जो है ज़्यादा हो गया था, इसलिए इनको अलग करना जो है ज़रूरी हो गया था। इसलिए शेड्यूल कास्ट के लिए अलग बनाई गई और ट्राइब्स के लिए अलग बनाई गई। कंपोजिशन क्या है इस कमीशन की, जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट्स है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है इस कमीशन को गठित करते हैं, और इनके जो भी मेंबर्स होते हैं, एक जो है चेयरपर्सन होते हैं, एक वाइस चेयरपर्सन होते हैं और 3 अदर मेंबर्स होते हैं। ये जो कमीशन है वो 5 मेंबर बॉडी है, 5 मेंबर्ड बॉडी। और इनके जो भी मेंबर्स और चेयरपर्सन्स हैं उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। इसका क्या मतलब होता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक आदेश जारी करते हैं अपनी सिग्नेचर के साथ, वो अपनी साइन करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, और साथ में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सील है वो सील के साथ जो है जारी करते हैं ऑर्डर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सील क्या है? नेशनल एम्बलम जो है, अशोक चिन्ह जो है, वही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सील है। वो उस पर सील रहता है, मुहर मारी जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा, और उनका सिग्नेचर भी होता है। इसलिए ये जो है जो भी इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स है प्रेसिडेंट के द्वारा, वो उनकी सिग्नेचर और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सील है उसी के साथ किया जाता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है सर्विस रूल्स को और उनकी क्या टेन्यूर होगी और क्या कंडीशंस होंगी इस कमीशन के मेंबर्स की, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करते हैं, पार्लियामेंट के द्वारा नहीं डिसाइड किया जाता है। इनके मेंबर्स की जो टेन्यूर है वो 3 इयर्स की होती है। जो 2004 के रूल्स में ये नियम बनाया गया कि 3 इयर्स के लिए इन मेंबर्स का टेन्यूर होगा। इनके लिए लिमिटेशंस ये है कि कोई भी मेंबर 2 बार तक ही अपॉइंट किया जा सकता है, 2 बार से ज़्यादा नहीं। यानी कि एक बार अगर कोई पर्सन चेयरपर्सन बनता है तो एक बार और बन सकता है 3 साल के लिए। 3 साल जब उसके कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद भी वो पर्सन को गवर्नमेंट चाहे तो बना सकती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चाहे तो उसको अपॉइंट कर सकते हैं। हालांकि 2 बार से ज़्यादा जो है उस पर्सन को उस पोस्ट पे अपॉइंट नहीं किया जा सकता है। यही यहाँ पे जो है इम्पोर्टेंट ये है कि पार्लियामेंट इनके सर्विस कंडीशंस को और टेन्यूर को डिसाइड नहीं करती है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये एक्सक्लूसिव राइट है उनका, पावर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। क्या फंक्शन है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट्स की? देखो, ये जो कमीशन है वो जितनी भी शेड्यूल कास्ट के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स दिए गए हैं और जो लीगल सेफगार्ड्स दिए गए हैं, इनकी कॉन्स्टिट्यूशन में इनके लिए जो भी प्रोविज़न्स किए गए हैं वेलफेयर के लिए, इनकी बेहतरी के लिए, या कुछ किसी कानून के द्वारा इनकी बेहतरी के लिए जो भी प्रोविज़न किए गए हैं उसको इन्वेस्टिगेट और मॉनिटर करता है ये कमीशन। कोई भी पर्सन अगर
नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट को कंप्लेन करता है कि उसके जो राइट्स हैं, राइट्स का उल्लंघन हुआ है, उनकी जो सेफगार्ड्स है, जो भी उनके लिए बेहतरी के लिए जो काम है उनका उल्लंघन हुआ है, उन कंप्लेंट्स को ये कमीशन जो है देखती है, उन कंप्लेंट्स को सॉल्व करती है। एडवाइज और पार्टिसिपेट, कमीशन जो है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिल करके इनकी जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उनमें प्लानिंग को प्रमोट करता है, प्लानिंग को देखती है कि कैसे शेड्यूल कास्ट की आर्थिक और सामाजिक विकास किया जा सके। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिल करके पार्टिसिपेट करता है ये कमीशन। यानी कि कोई भी लॉज अगर बनानी है शेड्यूल कास्ट के लिए तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कंसल्ट करती हैं। जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिपोर्ट जो है सबमिट करती है, क्या इनकी वेलफेयर के लिए मेजर्स लिए गए हैं और उनको क्या क्या प्रोटेक्शन ग्रांट की गई है, वो सारी जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ये कमीशन एक रिपोर्ट सौंपती है। जो भी रिपोर्ट नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जनरेट करके सौंपती है, ये एनुअली जो है ये रिपोर्ट सौंपा जाता है नेशनल कमीशन के द्वारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब भी कोई मैटर यूनियन से मैटर हो, यानी कि पूरी कंट्री के लिए शेड्यूल कास्ट की डेवलपमेंट के लिए या उनकी एडवांसमेंट के लिए, सेफगार्ड्स के लिए अगर सजेस्ट किया है तो उसको पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट जो है दोनों हाउसेस में उस रिपोर्ट को जो है सबमिट करते हैं। और उसके साथ ही दो चीज़ें ज्ञापन के तौर पे, मेमोरेंडम के तौर पे प्रेसिडेंट सबमिट करते हैं पार्लियामेंट में। एक की एक्शन टेकन और रिकमेंडेशन, ये जो कमीशन जो भी रिकमेंडेशंस दी है शेड्यूल कास्ट की डेवलपमेंट के लिए, उनमें क्या गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया है उसके लिए एक मेमोरेंडम सौंपना होता है पार्लियामेंट को। और दूसरा, अगर उन रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा तो किन कारणों से एक्सेप्ट नहीं किया गया है उसको भी मेमोरेंडम के तौर पे सबमिट करना होता है। मेमोरेंडम एक ज्ञापन होता है, मतलब कि रिटन रिप्लाई होता है। और अगर कोई मैटर स्टेट से संबंधित मैटर है जिसको इस कमीशन ने प्रेसिडेंट को रिपोर्ट सौंपी है तो उसको प्रेसिडेंट जो है स्टेट गवर्नर को देते हैं। और स्टेट गवर्नर जो है स्टेट के लेजिस्लेचर, जो विधानसभाएं होती हैं, उनमें सबमिट करते हैं गवर्नर। देखो, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट जो है, जो एनुअल रिपोर्ट है वो डायरेक्टली पार्लियामेंट को सबमिट नहीं करते हैं, ना ही गवर्नर को सबमिट करते हैं। ये जो कमीशन जो है, जो भी रिपोर्ट्स हैं वो प्रेसिडेंट के थ्रू जो है सबमिट होते हैं पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेचर में। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है। क्वासी जुडिशियल होता है अर्ध न्यायिक। अर्ध न्यायिक यानी कि इसके द्वारा जो भी एडवाइसेज या रिकमेंडेशंस दी जाती हैं वो एक जो न्यायालय के द्वारा जो आदेश जारी होता है उसी के इक्विवेलेंट होता है, इसके द्वारा जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं। इसके पास सिविल कोर्ट की पावर है। किन मैटर्स में, जैसे किसी भी पर्सन को समन करना हो, यानी कि बुलाना हो, उस पर्सन को
अपने समक्ष किसी भी मैटर में ये कमीशन बुला सकती है। अब किसी भी डॉक्यूमेंट की अगर रिक्वायरमेंट हो, उसके लिए भी जो है ये कमीशन जो है, या अगर कोई एविडेंस हो, कोई सबूत हो, वो एफिडेविट के माध्यम से ये रिसीव करती है। जो भी प्रोसीजर्स हैं, ये बॉडी, ये कमीशन जो है खुद अपनी रेगुलेट करती है, यानी खुद की जो रूल्स बनाती है ये कमीशन। किसी भी कोर्ट से या किसी भी ऑफिस से कोई भी रिकॉर्ड जो है मंगा सकती है ये कमीशन। समन जारी कर सकती है कि विटनेस को एग्जामिन करना या डॉक्यूमेंट का एग्जामिन करना। इसके लिए ये जो सारी पावर जो है, ये जो सिविल कोर्ट के पास जो पावर होती है, इन सारे संदर्भ में सेम पावर जो है वो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट्स के लिए है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को कंसल्ट करना होता है। कोई भी अगर शेड्यूल कास्ट से संबंधित कोई भी अगर पॉलिसी डिसीजंस बनाई जा रही हैं, पॉलिसी मैटर लिए जा रहे हैं, उसके लिए इस कमीशन को के साथ कंसल्ट करना सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को ज़रूरी होता है। देखो, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से संबंधित जो भी डेवलपमेंट संबंधित जो भी काम है, या इनकी वेलफेयर के लिए जो भी काम है, और अदर बैकवर्ड क्लासेस की वेलफेयर के लिए, ये सारे काम जो है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट ही देखती थी। हालांकि 2018 में ओबीसीज के लिए एक अलग जो है कमीशन बनाया गया, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, जिसको 102nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत इस कमीशन को बनाया गया था। 2018 से पहले ओबीसीज के लिए भी वेलफेयर के लिए, या एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए, ये नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट ही देख रेख करती थी। 338 के क्लॉज 10 में ये दिया गया है कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज़ की संबंधित जो भी वेलफेयर है, डेवलपमेंट है, वो यही बॉडी देखेगी। और इनकी जो सेफगार्ड्स के लिए जो भी रिपोर्ट है, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सौंपेगी ये बॉडी। हालांकि अभी भी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट ही देख रेख करती है। हालांकि ओबीसी के लिए 2018 से एक अलग जो है कमीशन बन गई है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी किसे कहते हैं, किन लोगों, कौन से लोग जो है इंडियन एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के पार्ट हैं? वो पर्सन जिनके फादर या फोर फादर, ग्रैंडफादर हो गए, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, अगर वो यूरोपियन डिसेंट से हैं, अगर वो किसी भी यूरोपियन कंट्री से हैं और वो भारत में निवास करते हों, या उनका जन्म जो है, उनके फादर का जन्म, किसी पर्सन के फादर का जन्म जो है इंडिया में हुआ हो, तो वो पर्सन जो है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के सदस्य होते हैं। ये मेल डिसेंट से डिसाइड होता है, फीमेल डिसेंट से डिसाइड नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर कोई पर्सन जो है किसी ऐसी वुमन का सन है जो जिसके फादर जो है यूरोपियन कंट्री के थे और वो इंडिया में रिसाइड करते थे, वो पर्सन एंग्लो इंडियन समुदाय का मेंबर नहीं है। इसके लिए फादर का लिनिएज होना ज़रूरी है, फादर का डिसेंट होना ज़रूरी है। रिवाइज कर लेते हैं इस
चैप्टर को। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट को आर्टिकल 338 में मेंशन किया गया है। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, न कि स्टैट्यूटरी बॉडी है। 65th अमेंडमेंट एक्ट 1990 में इस दो स्पेशल ऑफिसर जो थे, कमिश्नर और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, उसको कंबाइन कर दिया गया। 89th अमेंडमेंट एक्ट 2003 में इसको बाइफर्केट कर दिया गया, दो भागों में बांट दिया गया, एक नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और दूसरी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स। 2018 तक ओबीसी की रिगार्ड में यही कमीशन जो है देख रेख करती थी। हालांकि 102nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसके लिए एक अलग कमीशन बनाया गया ओबीसी के लिए, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। इसकी कंपोजिशन क्या है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट्स की? एक चेयरमैन होते हैं, एक वाइस चेयरमैन होते हैं और 3 मेंबर्स होते हैं। 5 मेंबर्ड कमीशन है ये। इनके मेंबर्स को प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करते हैं, वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील, यानी कि उनकी सिग्नेचर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सील लगा होता है उस अपॉइंटमेंट लेटर पे। इनके मेंबर्स की टेन्यूर जो है 3 इयर्स की है। कोई भी मेंबर 2 टर्म के लिए अपॉइंट हो सकता है। ये कमीशन जो है प्रेसिडेंट को एनुअल रिपोर्ट सौंपती है और प्रेसिडेंट जो है पार्लियामेंट को या गवर्नर को उस रिपोर्ट को फिर आगे फॉरवर्ड करते हैं। लीगल अथॉरिटी, इस कमीशन के पास जो है सिविल कोर्ट की पावर है। बस आज की क्लास में इतना ही। कल जो है हम नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स को देखेंगे। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इसको डिस्कस करेंगे डिटेल से। धन्यवाद आज की क्लास को अटेंड करने के लिए।